नमस्कार मित्रों, एलबीआईएस के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से यूपीएससी की पूरी एक फ़िल्म बनाई जाए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी के लिए 2 चीज़ों का बहुत ज़रूरी अहम रोल होता है। एक पहला होता है कि जहाँ आप तैयारी करना जब स्टार्ट करेंगे, तो यूपीएससी में पहला रोल होता है कि आपके पास कॉमन नॉलेज होनी चाहिए और सेकंड होता है कि आपके पास एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कॉमन नॉलेज कहाँ से आएगा और यहाँ से एडवांस नॉलेज कहाँ से आएगा। आपके पास अगर सही डायरेक्शन नहीं है, सही आपके किताबें आपके चयन नहीं किया है, सही आपने कोच का चयन नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, कहीं न कहीं गलत रास्ते पे लगने से आपका जो एक लक्ष्य है, जो आपका ड्रीम है, आपका जो एम है करने का, उससे आप वंचित रह पाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले समझना, यूपीएससी के लिए हम इन दोनों नॉलेज को कहाँ-कहाँ से इकट्ठा करें, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे जब भी हमारे पास अगर मान लीजिएगा, आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी चलाने का अनुभव है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका कोई जो अनुभव है आपके पास, उसका कोई यूटिलाइज़ेशन हम लोग नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी तो है लेकिन लगेंगी कहाँ? किस प्रकार से लगनी चाहिए? किन किताबों को यूज़ करना चाहिए? किन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए? किन चीज़ों को हमें बेस मानते हुए हमें चीज़ों को रेडी करना चाहिए? अगर ये आपको नहीं पता है, तो फिर आप कहीं न कहीं एक अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन की तरफ मोड़ते चले जाएँगे। सपोज़ दैट आप यहाँ खड़े हुए हैं, किसी एडवाइज़र ने, गाइडेंस ने, कोच ने, मेंटर ने आपसे ये कह दिया कि भाई 3 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद आपका लक्ष्य, आपका एम, आपका ड्रीम है और आपने बिना संकोच करिए, बिना देरी किए आप यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर आप सवाल-जवाब करते हैं कि मैं 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद मुझे लक्ष्य क्यों नहीं मिल पाया? हमारा ड्रीम क्यों नहीं पूरा हो पाया? हमारा एम क्यों नहीं पूरा हो पाया? लेकिन वो जो लक्ष्य था 3 किलोमीटर, वो इधर था या इधर था या इधर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है वो ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ भी लक्ष्य अगर है मान लीजिएगा, तो आप अगर यहाँ खड़े हैं तो आपने पूरी एनर्जी के साथ क्या किया उसको चला। लेकिन हुआ क्या कि डायरेक्शन गलत होने की वजह से जो हमारे गाँव पास में पीछे नीचे वाली गैप था ये 3 किलोमीटर था, लेकिन अब ये गैप यहाँ पहुँच चुका गैप कितने का हो चुका है 6 किलोमीटर का हो चुका है। यहाँ भी जाएँगे तब भी। तो आपको यहाँ पहुँचने के बाद इतनी एनर्जी नहीं रहेगी आपके अंदर कि आप अगेन फिर इतनी मेहनत कर सकें कि उस डायरेक्शन को कन्वर्ट करके यहाँ तक आ चुके क्योंकि गैप जहाँ पहले 3 किलोमीटर था, अब वो 6 किलोमीटर हो चुका है। तो ज़रूरी है कि आपका डायरेक्शन का बेस्ट होना। ज़रूरी है आपके पास जो यूपीएससी की डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के रास्ते होने चाहिए आपके पास। उसके पास आपके पास किताबें होनी चाहिए कि हमें कौन सी कैसी किताबें पढ़नी है। तो आज की सीरीज़ में हम लोग चर्चा करेंगे कि विशेष किन-किन जो एडवांस वाली किताबें होती हैं, जो ऑथेंटिक किताबें होती हैं, उनका किस तरीके से हम लोग चयन करें और सिंग एक सब्जेक्ट की एक ही किताब आपको पढ़नी चाहिए। बार-बार ध्यान रखना उसको रिवीजन करना चाहिए जिससे हमें लगे कि जो कांसेप्ट भूल रहे हैं, जो हमसे याद नहीं हो पा रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम हॉल में या टेस्ट देते समय हम इसको माइंड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो चीज़ें कंठस्थ तरीके दिमाग में आपके बिल्ड होती रहें। तो आज बिना कुछ देरी किए आपको जानते हैं कि सारी सीरीज़ें आपको मिलती रहेंगी। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी का एक ढाँचा मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जहाँ हम लोग स्टेट पीसीएस के साथ सिविल सर्विस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी की रणनीति के साथ-साथ पूरे टॉपिक को हम लोग एनालाइज़ करते करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा और जानते रहिए कि किस तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करने के उपरांत हम लोग लवासना की जो दूरी है उसे कम कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं कि किस तरह से अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का जो फैक्टर होता है जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीलिम्स एग्जाम टफ है या मेंस एग्जाम टफ है तो मैं ये कहूंगा कि प्रीलिम्स एग्जाम टफ है बिकॉज क्योंकि वहां 40 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है प्री में, लेकिन मेंस में 5 में से एक का होना, तो जहां 40 में से एक का होना है और वहां 5 में से एक का होना है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास जो छटनी का एग्जाम है, जो एक टफेस्ट एग्जाम है, उसको प्रीलिम्स में मानता हूँ। इसलिए जरूरी है कि प्रीलिम्स की बेहतर रणनीति बनाए। उसके साथ हालांकि तैयारी प्रीलिम्स की होती नहीं है, प्रीलिम्स एक कह सकते हैं कि मेंस का ही छोटा-सा हिस्सा है, जो यूपीएससी एग्जामिनर जो है, वहाँ से वो निकाल के प्रश्नों को आपके सामने रख देता है। लेकिन फिर भी विशेष प्रीलिम्स के लिए किन बातों का, किन किताबों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आपको यहाँ से एनसीईआरटी किताबों के साथ मैंने एडवांस चीज़ों को मैंने क्या किया है, आपस में इनबिल्ड किया है, इनको जोड़ा गया है। तो आप इनका यूज़ करेंगे तो मुझे डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप एक सही डायरेक्शन की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देंगे। लाइक अगर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा की किताब आती है, आप उसको फॉलो करिए, निसंदेह सबसे बेस्ट किताब है इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद जो स्ट्रगल हुआ है उसको जानने के लिए। आफ्टर दैट अगर आर्ट एंड कल्चर की आप किताब के बारे में करें, नितिन सिंह गहना की एक बुक आती है, उसको आप प्रिपेयर करें। इसके साथ आप फाइन आर्ट की किताब भी आप लोग रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं। उसके उपरांत अगर एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी मेडावल पढ़ना तो किसी किताब का प्रीलिम्स के लिए यूज नहीं करना है, ओनली एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 की बुक आती है, आज को आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी के मेडावल के क्वेश्चन वहां से आराम से टैकल हो जाएंगे।
आफ्टर दैट एनसीईआरटी अगर हम लोग बात करें मॉडर्न इंडिया के बारे में, तो वहां पे क्लास नंबर 12 की एनसीईआरटी को लर्न करिएगा, यहाँ से मॉडर्न इंडिया आप रेडी कर पाएंगे। तो यदि आपको प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री की तरफ कन्वर्ट होना है, तो वहां इन 3 से 4 रिसोर्सेज का प्रयोग करिएगा। इसके अलावा कोई भी रिसोर्स उपलब्ध करने की या आपको प्राप्त करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। उसके उपरांत हम लोग बात करें बेटा ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी चीजें कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि यहाँ सर्टिफिकेट एक फिजिकल ज्योग्राफी नाम की किताब जीसी लियोन की आती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है ज्योग्राफी के लिए। एनसीईआरटी क्लास नंबर यहाँ से 6 से लेकर 10 तक की ओल्ड वाली पढ़नी है आपको, और एनसीईआरटी 11th की 12th की न्यू वाली पढ़नी है, किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए। साथ में एक आपको क्या करना है, ओरिएंट जो ब्लैक स्वान का एक वर्ल्ड मैप आता है, एटलस आता है, उसको आप लोग ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए ये 4 जो पिलर हैं या 4 जो किताबें हैं, आप इनको रेफरेंस के तौर पे रखिएगा और साथ साथ लेके चलिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, कंसेप्ट के साथ, इन सब चीज़ों को लिंक करते हुए चलिएगा। उसके बाद हम चर्चा करें इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी के बारे में लक्ष्मीकांत किताब और एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 9 से लेकर 12 तक की ये सफिशियंट डाटा है। मैं कह सकता हूं कि प्रीलिम्स के लिए अगर आप इतना यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ से काफी क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ टैकल कर पाएंगे आप लोग। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किताब को रेफरेंस के तौर पर याद रखिएगा, साथ में एनसीईआरटी क्लास नंबर 9 से लेकर 12 तक की चीजों को ऑब्जर्व करिएगा। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं यहाँ से इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी के लिए आप जानते हैं इकोनॉमिकल करंट अफेयर का एक सेगमेंट है। यहाँ से जो स्टैटिक पार्ट डायनेमिक पार्ट होता है, तो डायनेमिक पार्ट जो होते हैं स्टैटिक पार्ट से लिंक करके आते हैं। स्टैटिक पार्ट मतलब जो उसका सैद्धांतिक सिद्धांत है, जो उसके आयाम है, जीडीपी क्या होती है, बट वर्तमान में जीडीपी क्या, दैट इज द डायनेमिक पार्ट। एंड यहाँ देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज इंडिया की है वो जैन एंड जोहरी की बुक्स आती है। बहुत सारी किताब मार्केट में आपको मिलेंगी देखने के लिए, चाहे संजीव वर्मा की किताब हो, चाहे रमेश कुमार की किताब हो, डॉक्टर आर एन लाल की किताब क्यों ना हो, मिश्रा एन पुरी की किताब क्यों ना हो, बट आप इसको परचेज कर सकते हैं, अच्छी किताब है। साथ में इसकी रेफरेंस के तौर पे आप क्लास नंबर एनसीईआरटी 11 क्लास की किताब को रखिएगा। भारत का अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, वहां से अगर चीजें कर लेंगे, इकोनॉमिकल स्टैटिक डायनेमिक पार्ट दोनों को आराम से टैकल कर पाएंगे, बाकी करंट अफेयर से चीजें लिंक हो जाती हैं। उसके बाद चलें यहाँ से इंटरनल रिलेशन के लिए, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की किताब आती है एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 की, इसको आप आईआर के लिए रखिएगा। और बाकी जो मेन रोल है वो करंट अफेयर का रहता ही रहता है। तो करंट अफेयर एक बेसिक पिलर है जहां से वो पॉलिटिकल करंट करंट अफेयर, इकोनॉमिक करंट अफेयर, ज्योग्राफिकल करंट अफेयर, आर्टिकल्चर करंट अफेयर, इट मीन्स मतलब यहाँ से आईआर जितने भी चीजें सेगमेंट की होती है वो करंट अफेयर लगातार आप 1 1.5 साल का पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, इंटरलिंक कैसे करना चाहिए। ये सब चीजें सीरीज आपके सामने आती रहेगी, और मैं इस मंच पर करंट अफेयर की सीरीज भी आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंटरव्यू साबित होगी, अच्छी साबित इंपोर्टेंट होगी। आगे चल लेते हैं यूपीएससी मेंस के बारे में, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि यूपीएससी मेंस के लिए किस तरह तैयारी करना चाहिए। हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए जीएस 1 की स्ट्रेटेजी, जीएस 2 की स्ट्रेटेजी, या साथ में मेंस के लिए जीएस पेपर, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, साथ में एससी की स्ट्रेटेजी, साथ में जो कंपलसरी पेपर होते हैं उसकी भी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, साथ में हम लोग ऑप्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सारी चीजें 1 बाय 1 करके सामने आने वाली हैं, तो लगातार बने रहिएगा, देखते रहिएगा और आनंद के साथ सहानुभूति के साथ साथ चीजों को ऑब्जर्व करते रहिएगा। हम लोग बात करें यहाँ से कि मेंस के बारे में, अगर जीएस 1 पे हम लोग जाएंगे तो जीएस 1 के जो पार्ट होते हैं, एक तो हिस्ट्री का पार्ट होता है और साथ में ज्योग्राफी का और सोसाइटी का, 3 चीजों से मिलकर बनाता है जीएस 1। उसके कन्वर्ट कर लेंगे हिस्ट्री में क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पूछता है, ये चीजें हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन बट किताबों की बारे बात करेंगे तो इंडियन एंड आर्ट कल्चर के बाद जो किताबें हैं वहां से इंट्रोडक्शन आती है क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट की, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा। यहाँ से जीएस 1 का आपका जो आर्ट कल्चर का पार्ट है वो रेडी कर पाएंगे। उसके उपरांत बाकी जो चैप्टर वगैरह रिलेटेड जितने भी एंशियंट है, मेडाइवल है, या इंडियन एनसीईआरटी के लेके इंडिपेंडेंट वगैरह है, वो वहाँ से स्पेक्ट्रम की किताब को, जो एनसीईआरटी की मेडाइवल की चीज़ है वहाँ से कवर कर पाएंगे। साथ में जो इंडियन कल्चर के जो स्पेक्ट्रम पार्ट है आप वहाँ से उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो आर्ट कल्चर के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये जो किताबें मैंने लिखी हैं बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल के साथ साथ ऑथेंटिक किताबें आपके सामने हैं, जहां से इनको अगर रेफरेंस के तौर पे किताबों के माध्यम से तैयारी करेंगे इस टॉपिक की, तो आप आराम से उन सब चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। उसके उपरांत अगर देखिए हम लोग मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में, तो मैंने इन चीज़ों को कन्वर्ट किया है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे आर्ट कल्चर को अलग रख दिया गया है, उसके बाद मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग रख दिया गया है, इंडियन हिस्ट्री को अलग कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम नाम की किताब आती है, आप उसको परचेज करिए, बहुत सफिशियंट है इस टॉपिक के लिए, आप इसको आराम से टैकल कर पाएंगे। इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए बिपिन चंद्र किताब को दोनों को रेफरेंस के तौर पर रखिएगा, बहुत अच्छी किताब है, आप यहाँ से आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद
ये सब समझते हैं कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए विपिन चंद्रा की दोनों ही किताबें आती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करेंगे तो आराम से इन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं कि 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक वर्ष जीएस 1 पेपर में आ जाते हैं। तो क्या क्या रिसोर्स होने चाहिए, ये आपके सामने रिसोर्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि लगे कि हाँ, अगर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है किसी रिसोर्स को जानने की, तो आप यहाँ से इन रिसोर्स के बारे में पूरा सब सही तरीके से जान सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो ग्रुप बना दिया गया है। जिनको लगता है कि हाँ, इस ग्रुप में शामिल होना है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, तो आप इस नंबर पे 9897540795 नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसको आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी जैसा जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से लगभग 70-80 नंबर की जीएस के पेपर में आ जाती है, जीएस 1 में। तो यहाँ फंडामेंटल जो फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास नंबर 11 के एनसीईआरटी से कवर कर पाएंगे। एंड इंडिया की फिजिकल जो इन्वायरमेंटल है वो क्लास नंबर 11 क्लास से एनसीईआरटी कवर कर पाएंगे। एंड फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है क्लास नंबर 12 के एनसीईआरटी से कवर कर पाएंगे। एंड पीपल एंड इकोनॉमी है क्लास नंबर 12 के एनसीईआरटी कवर कर पाएंगे। और लास्ट में जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो जीसी लियोन से कर पाएंगे। तो यदि आप ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में इतना रिसोर्स आपके पास एनसीईआरटी का है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बेसिक जो आधार है कंसेप्ट को समझने का, करने का, वो क्या है, एनसीईआरटी है। तो अगर जीएस 1 में ज्योग्राफी के आपको चीजें जो सेक्शन है उसको रेडी करना है, उसके लिए इन रेफरेंस को आप फॉलो करिएगा। मुझे लगता है कि काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है उसका इंडियन सोसाइटी क्या है जीएस 1 में। इंडियन सोसाइटी लगभग कहा जाए तो लगभग 70-80 के आसपास से लेकर 100 नंबर के बीच में रहता है उसका वेटेज। बट अगर हम लोग यहाँ देखें कहाँ से रेडी करना, क्लास नंबर 11 और 12 की एनसीईआरटी का सोशोलॉजी एनसीईआरटी आती है, इन्हें जिसको हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं, उसको रेडी करेंगे तो आप वहाँ से कुछ चीज़ें टैकल कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारे एआरसी की रिपोर्ट है उसको फॉलो करिएगा, न्यूज़पेपर करिए, जितने एनजीओस वगैरह हैं जो यहाँ से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ से यहाँ सोसाइटी का जो आस्पेक्ट है वो आराम से 70-80 नंबर से लेकर 100 नंबर के जो बीच में उसका क्वेश्चन का वेटेज रहता है, आप आराम से उनको कर पाएंगे। उसके उपरांत हम लोग बात करें जीएस 2 के बारे में, तो जीएस 2 अपने आप में सब जानते हैं कि 250 नंबर का जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 होता है। इट मीन में लगा के ओवरऑल यूपीएससी में 1000 नंबर का जीएस का पेपर का वेटेज होते हैं मेंस में। तो जीएस 1 पे हम लोग बात कर चुके हैं, तो जीएस 2 भी क्या है, आप कह सकते हैं कि 250 ही नंबर का है। लेकिन उसको रेडी कैसे करना, अगर हम लोग पॉलिटी गवर्नेंस की बात करेंगे तो ये आपके रेफरेंस के तौर पर रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्क क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी है, उसको फॉलो करो। और साथ में इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें एआरसी की रिपोर्ट को फॉलो करिएगा। एंड इथिक्स के लिए जो गवर्नेंस है एआरसी की रिपोर्ट से फॉलो हो जाएगा। बाकी जितने भी करंट अफेयर की चीज़ें जैसे द हिंदू है, योजना मैगजीन है, या जितने भी राज्यसभा डिबेट वगैरह होती हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ से जीएस 2 में पॉलिटिक गवर्नेंस का जो पार्ट है वो आराम से उसको टैकल कर पाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो उसके लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए वाई बीवी दत्त की एक बुक्स आती है जिसमें आईआर का पार्ट रेडी हो जाएगा आराम से। उसके बाद चैलेंजिंग एंड स्ट्रेटेजी, यहाँ से कह सकते हैं कि राजीव सीकरी की किताब आती है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इन द 21 सेंचुरी इन पंथ की किताब आती है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में जो इंडिया वर्ल्ड की डिबेट होती है राज्यसभा टीवी पर आप उसको फॉलो करेंगे तो आईआर के बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रेडी होती चली जाएंगी। आईआर एक करंट का ऐसा सेगमेंट है जहाँ से हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारी पॉलिसीज कैसे हो रही हैं, हमारे एग्रीमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ये नई इनोवेशंस कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आप स्टैटिक पार्ट रेडी कर पाएंगे और बाकी जो न्यूज़ वगैरह है, बाकी जो करंट अफेयर वगैरह है, वहाँ से आप डायनेमिक पार्ट को रेडी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग सोशल जस्टिस पर। उसके लिए आप जान सकते हैं कि एनसीईआरटी क्लास नंबर 9 की पॉलिटिकल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट में सेकंड नंबर, दोनों नंबर को पढ़ लीजिएगा, वो सब चीज़ें यहाँ से रेडी हो जाएंगी। तो यदि किताब के रूप में देखें तो सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए इन रेफरेंस के तौर पे इनको रखिएगा, बाकी करंट के साथ इंटरलिंक करते हुए चलिएगा। जब वो चीज़ें इंटरलिंक होती चली जाएंगी तो आपके दिमाग में फिल्मनुमा कहानी बनती हुई चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेटा जीएस 3 की तरफ। फटाफट लिख लेते हैं किताबों के बारे में। मुझे लगता है कि 5 मिनट में सब चीज़ें जान लीजिएगा, इसको मैं बार बार बताऊंगा, इससे अच्छा है कि स्क्रीनशॉट को इसको ले लीजिएगा और इनको रेफरेंस के तौर पे किताब पढ़ाई करिएगा। इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्लास नंबर 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, सबसे मेजर जो है कह सकते हैं रोल अदा करती है। उसके बाद जो बजट आता है हमारा, इकोनॉमिक सर्वे आता है, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश कुमार सिंह की परचेस कर सकते हैं, यहाँ संजीव वर्मा की भी परचेस कर सकते हैं। दोनों ही किताबें मेंस के लिए सबसे बेस्ट बनी हुई है।
और यहाँ से दोनों किताबों को परचेस करके, उमा कपिला की किताब भी आती है उसको भी हम लोग परचेस कर सकते हैं, लेकिन रमेश कुमार या संजीव वर्मा से किसी में से एक ले लीजिएगा। बाकी नीति आयोग की रिपोर्ट है या योजना वगैरह जितनी मैगजीन आती हैं वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के लिए सफिशियंट होती हैं, फुलफिल करती हैं उसके जितना भी सिलेबस होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस के आप इन्वायरमेंटल ले लीजिएगा, इनफ है आपके लिए। बाकी जो बहुत सारी मार्केट में बैठी हुई बड़ी बड़ी कहानियां, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसके साथ अगर आप करंट अफेयर को लिंक कर लेंगे तो आप यहाँ से इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को रेडी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अशोक कुमार जी की आती है यहाँ से किताब, आप उसको परचेस कर लीजिएगा, यही इनफ है। बाकी आईआर के जितने भी पार्ट हैं, ये जितने भी हमारे करंट अफेयर के इशूज वगैरह चल रहे हैं, उनको रेडी करेंगे तो वहां से चीजें बन पाएंगी। तो इसलिए इस रेफरेंस के तौर पर अशोक कुमार कुमार की जो बुक है चैलेंजिंग टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इस किताब को परचेस कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान रखना इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट आराम से टैकल कर पाएंगे। उसके उपरांत हम लोग साइंस टेक की बात करेंगे तो साइंस टेक जो है करंट अफेयर का एक सेगमेंट है, जहां से अब जो वर्तमान में चीजें घटित हो रही हैं, जो इनोवेशंस हो रहे हैं, हम लोग टेक्निकल टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, माइक्रो टेक्नोलॉजी क्या, नैनो टेक्नोलॉजी क्या, ये सब जितनी भी चीजें हैं, यहाँ से स्टैटिक पार्ट आप स्पेक्ट्रम से कवर कर लीजिएगा। उसके उपरांत जो जाएं यहाँ से, वो करंट अफेयर में जब लिंक करेंगे चीजें तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीजें लिंक हो जाएंगी। तो यहाँ साइंस टेक के लिए स्पेक्ट्रम को रेफरेंस के तौर पर रख लीजिएगा और साथ में करंट अफेयर को इंटरलिंक करते हुए चलिएगा। आराम से यहाँ के क्वेश्चन में जो जीएस 3 का मेन से में टैकल कर पाएंगे। जीएस 4 की बात करें, जीएस 4 एक जैसे सकते हैं ह्यूमन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जीएस 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर है। किसी भी एग्जाम को अगर मैं कहूँ यूपीएससी के एस्पेक्ट में देखें तो मैं कह सकता हूँ यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका ऑप्शन में नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर 2 एससी में आने चाहिए अच्छे नंबर, और तीसरा जो पॉइंट बनता है जहां नंबर सबसे अच्छे आ सकते हैं वो जीएस 4 ही है। जीएस 4 में नंबर क्यों आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इथिकल बातें की जाती हैं, मोरल वैल्यू जो मोरल बातें की जाती हैं, तो यहाँ उसके लिए लेक्सिकॉन आती है किताब, उसको रेफरेंस के तौर पर रख लीजिएगा। जी सुब्बाराव की आगे उसको परचेस कर लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। बाकी जो जितना बचा है वो एआरसी की रिपोर्ट है, यूएन डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ से मैनुअल एंड इथिकल जो वैल्यू पब्लिश करता है डीओपीटी द्वारा, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसको रेफरेंस के तौर पर रखिएगा। और करंट अफेयर की चीज़ों को एक इसमें लिंक करते हुए चलिएगा। जो फिलोसफिकल माइंड होता है, सोशोलॉजिकल माइंड होता है, पॉलिटिकल माइंड होता है, वो सारे माइंड इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो किसी व्यक्ति का पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो है हमारा ऑप्शनल है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, सोशोलॉजी होगा तो भी ऑप्शनल हेल्पफुल होगा, एंड फिलोसफी होगा तब भी हेल्पफुल निकल के यहाँ से आ जाएगा। इट मीन्स मतलब हमने क्या बताया कि एक बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने डिफाइन करी। यूपीएससी के लिए सही डायरेक्शन के लिए जरूरी है ध्यान रखना कॉमन नॉलेज के साथ और एडवांस नॉलेज के साथ सबसे जरूरी होता है कि बुक्स का चयन करना। इस बुक्स की पूरी डिटेल में आपके सामने लेके आऊंगा कि अब मैं आपके सामने सीरीज लेके आऊंगा। ध्यान रखना कि जीएस जो 1 है 250 नंबर का, जीएस 2 जो है यहाँ से 250 नंबर का, और जीएस 3 जो है यहाँ से 250 नंबर का, एंड जीएस 4 जो है यहाँ से 250 नंबर का, 250 नंबर का। एवरी सीरीज को लेके आऊंगा। जीएस 1 को कैसे रेडी करें, किन किताबों से, ये मैंने आपको रेफरेंस तौर पर रखी है। लेकिन अब जैसे जीएस 1 में जाएंगे तो 12 यूनिट निकल के आती हैं। अब एक एक यूनिट को मैं बताऊंगा कि एक यूनिट को यहाँ से इसको कहाँ से रेडी करना है, इसको कहाँ से करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। तो 12 यूनिट अगर 1 बाई 1 करके रेडी हो जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक जितना भी जीएस मेंस का पूरा ढांचा है उसको बेहतर तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा। और यदि किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यूपीएससी के लिए मार्गदर्शक गाइडेंस इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी है, तो आप दिए गए नंबर पर ध्यान रखना, दिए गए नंबर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे इसमें एनरोल होना है। डेफिनेटली आपको ग्रुप में ऐड कर ले जाएगा। वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें जो बिल्कुल क्या हो, डेडिकेट हो, उनको लगता है कि मुझे यूपीएससी करना है या यू स्टेट पीएससी करना, जो भी होते हैं। तो तब तक के लिए बेटा ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, रेफरेंस अच्छा रखिएगा, साथ में तैयारी करने के लिए अपने दोस्त अच्छे रखिएगा, अपनी किताबें अच्छे रखिएगा, अपना माहौल अच्छा रखिएगा, अपने आसपास की चीज़ें अच्छी रखिएगा, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, लव यू ऑल।